हाय स्टूडेंट्स, यूनिट 3 मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इसको स्टार्ट कर दिया था हम लोगों ने कल। आज देखिए इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ये मैग्नेटिक फील्ड। स्टार्ट हुआ एक तरह से चैप्टर। तो मैग्नेटिक फील्ड का मतलब देखिए ऐसा होता है, जैसे कि आप लोग पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, आप लोग पढ़ चुके हैं ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में। बिल्कुल वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड होती है कि हमारे पास मान लीजिए कि एक मैग्नेट है। दो बता रहा हूँ, देखिए कि आपके पास मान लीजिए कि एक मैग्नेट है, ये एक मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। या आप ये मानिए कि आपके पास एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड है, करंट कैरिंग सोलेनॉइड पढ़ रखा होगा आप लोगों ने। इसमें ये वाइंडिंग की हुई इंसुलेटेड वायर्स की बहुत सारे टर्न्स हैं इस तरीके से। अब यहाँ से करंट जाती है और सपोज़ यहाँ से करंट बाहर निकलती है। यहाँ पर इस एंड से आप देखते हो तो करंट नज़र आती है आपको किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज। तो ये साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। यहाँ से आप देखते हो तो करंट नज़र आती है आपको इस तरह से, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। अगर हम लोग इसके आसपास या इसके आसपास देखें तो यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। आप जानते हैं किसी मैग्नेट या किसी भी करंट कैरिंग सोलेनॉइड या करंट कैरिंग कॉइल के आसपास एक ऐसा एरिया डेवलप हो जाया करता है कि जब इसके आसपास हम लोग किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस को रखेंगे तो वो क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे या रिपेल होंगे। इस तरह से कुछ भी हो सकता है। या सबसे सही बात यह है कि अगर आप लोग इसके आसपास किसी स्मॉल मैग्नेटिक नीडल रखेंगे, अगर हम लोग कोई स्मॉल मैग्नेटिक नीडल रखते हैं तो वो एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी। कंपास नीडल जैसे हम बात करते हैं, तो आप लोग जानते हैं कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप एक कंपास नीडल रखते हैं तो वो एक टॉर्क एक्सपीरियंस करती है। हम लोग अगर किसी भी मैग्नेट की या किसी भी करंट कैरिंग सोलेनॉइड की अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना चाहते हैं तो हम उसी की हेल्प से ड्रॉ करते हैं। आप देखिए कि हमारे पास जो मैग्नेटिक नीडल होती है वो इस तरह से होती है, ये होती है, एक छोटी सी डिब्बी होती है और उसमें एक नीडल लगी होती है, ये लगी होती है। ये इसका नॉर्थ पोल होता है और ये इसका साउथ पोल होता है। अगर हम लोग इस नीडल को यहाँ पर घुमाएं, इस तरह से घुमाएं, यहाँ पर घुमाएं या यहाँ पर घुमाएं, तो आप देखेंगे कि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ ऐसे होती हैं कि हमने नीडल रखी है, मान लीजिए यहाँ पर रखी नीडल, मैंने ये रखी नीडल, तो ये टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी। और टॉर्क में क्या होगा कि इसका जो टॉर्क लगेगा वो इस तरह से लगेगा। तो ये इसका साउथ पोल होगा और ये इसका नॉर्थ पोल होगा, ये इसका साउथ पोल होगा, ये इसका नॉर्थ पोल होगा। साउथ पोल नॉर्थ से अट्रैक्ट होगा ना, इसलिए। और हम लोग ऐसे घुमाते जाएंगे और उसको स्मूथली आप ज्वाइन कर देंगे, स्मूथ हैंड से आप ज्वाइन कर देंगे, तो हम लोग इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। आप देखिए जब आप इस तरह से घुमाएंगे तो फील्ड लाइंस जो आपकी आएंगी, ये आएंगी फील्ड लाइंस। मतलब ये हुआ कि अगर आपने कहीं पर भी किसी मैग्नेटिक नीडल रखा आप लोगों ने, तो मैग्नेटिक नीडल जो होगी वो एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी। ये इसका नॉर्थ पोल, ये इसका साउथ पोल, और जो डायरेक्शन होगी साउथ टू नॉर्थ, ये डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की। अगर आप लोगों ने इसको ना रख कर, यहाँ पर हमारे पास एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड रखी हुई है और यहाँ पर आप घुमाते हैं किसी भी मैग्नेटिक नीडल को, तो यहाँ पर भी हम लोग इसकी फील्ड लाइंस, आप देखिए कि फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। ये
इस तरीके से। तो आप देख रहे हैं कि किसी भी मैग्नेट या करंट कैरिंग सोलेनोइड के आसपास का एक ऐसा एरिया जिसमें जब कोई हम लोग मैग्नेटिक नीडल रखते हैं और वो एक टॉर्क एक्सपीरियंस करती है, तो वो जो एरिया होता है उसे हम उसकी मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। और डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, वेक्टर बी जो होता है, उसकी डायरेक्शन उस मैग्नेटिक नीडल में उस प्लेस पर साउथ पोल टू नॉर्थ पोल ये होती है। यहाँ रखेंगे तो जो नॉर्थ पोल उधर जाएगा, साउथ पोल इधर जाएगा, ज्वाइन करेंगे तो ये डायरेक्शन होगी। जो यहाँ पर मैंने एरो बनाए हैं ब्लू कलर के, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारे पास आप देख रहे हैं ये एक बार मैग्नेट है, यह है बार मैग्नेट, यह है करंट कैरिंग सोलेनोइड, करंट कैरिंग सोलेनोइड। अगर आप देखो, आप जानते हो कि जो अर्थ है वो भी बिहेव करती है एक मैग्नेट की तरह। अगर हम लोग अर्थ सरफेस पर हम लोग मैग्नेटिक नीडल को रखें, इसको रखें, तो आप देखेंगे कि हमेशा उसका नॉर्थ पोल जो होगा नॉर्थ तरफ इंडिकेट करेगा और साउथ साउथ तरफ इंडिकेट करेगा। तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आएंगी वो आएंगी इस तरह से। जो फील्ड लाइन्स होंगी ये इक्विडिस्टेंस एंड पैरेलल होंगी, क्योंकि यहाँ पर आप जब रखोगे इसको कंपास नीडल को, तो ये इसका नॉर्थ पोल होगा और ये इसका साउथ पोल होगा। आप देखिए ये नॉर्थ डायरेक्शन होती है और ये साउथ डायरेक्शन होती है, तो हमेशा साउथ टू नॉर्थ ये इंडिकेट करेंगी। तो यहाँ पर हमारे पास पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंस फील्ड लाइन्स निकल के आया करती हैं, जो इस बात को रिप्रेजेंट करती हैं कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म होता है और उसकी डायरेक्शन जो होती है वो साउथ टू नॉर्थ हुआ करती है। नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट आर्टिकल है ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट। ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट में ये हुआ कि एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया। वह एक्सपेरिमेंट ये था कि आप देखिए कि एक वायर लिया, ये लिया वायर, और मैं 3 फिगर बनाऊंगा। आप देखिए ये एक ही वायर है ए बी, ये वायर है ए बी, यह है फिगर 1, यह है फिगर 2 और यह है फिगर 3। ये मैंने वायर लिया और आप देखिए कि ये डायरेक्शन जो है ये साउथ डायरेक्शन है और ये नॉर्थ डायरेक्शन है। अगर ये मैंने वायर लिया है और रख दिया अलॉन्ग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, और इसके नीचे इसके पैरेलल डायरेक्शन में एक कंपास नीडल रख दी मैंने यहाँ पर लाकर, ये रख दी कंपास नीडल, ये रखेंगे कंपास नीडल अर्थ सरफेस पर, अर्थ पर है ये पूरा सिस्टम। तो आप जानते हैं कि जो कंपास नीडल होगी उसकी डायरेक्शन किधर होगी, ये होगी। आपको बताया था कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, फ्रॉम साउथ टुवर्ड्स नॉर्थ, ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। तो इस डायरेक्शन में ये कंपास नीडल यहाँ रुकी होगी। अब मैं इसमें एक सेटअप लगाता हूँ। आप देखिए हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास जो ये वायर ए बी है, इसके एंड जो एंड इसके ए बी हैं, इनको मैं कनेक्ट करता हूँ एक बैटरी से या एक सेल से, एक सेल से, एक की से, इससे कनेक्ट कर दिया। ये लगा दी की और ये लगा दी बैटरी या सेल, ये लगा दिया। अब आप देखिए यहाँ पर भी ऐसी कर दूँ, ये बैटरी और ये की, ये लगा दिया। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव,
फर्स्ट फिगर देखिए कि मैंने अगर इस वायर ए बी के अक्रॉस एक बैटरी या सेल और एक की लगा दी है और अभी की ओपन है। जब की ओपन है तो इस वायर ए बी में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही है। जब कोई करंट फ्लो नहीं होगी तो हम देखते हैं कि जो ये कंपास नीडल रखी है ये अनडिफ्लेक्टेड रहती है और डायरेक्शन रहती है इसकी साउथ टू नॉर्थ, केवल अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन जैसे ही हम लोग की को क्लोज़ करते हैं, फिगर 2 में आप देखिए, अगर हम इस की क्लोज़ कर देंगे तो जो ये कंपास नीडल थी नॉर्थ डायरेक्शन में, अब इसमें डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा। इसमें एक डिफ्लेक्शन, ये नीडल एक तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी। अभी इसके वायर के पैरेलल नहीं रहेगी बल्कि अब इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसमें करंट फ्लो होने लगेगी। इससे क्या पता लगा? इससे पता लगा कि यहाँ पर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के अलावा इसमें पता लगता है कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के अलावा कोई और मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पर प्रोड्यूस हो गई है, जिसकी वजह से इसमें डिफ्लेक्शन आ गया है। इसका मतलब करंट कैरिंग वायर के आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाया करती है। तीसरे फिगर में आप देखिए, अगर मैं सेल की जो पोलैरिटी थी उसको चेंज कर दूं, ये नेगेटिव कर दूं और ये पॉजिटिव कर दूं, अगर ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव कर देंगे तो करंट जो होगी अब वो फ्लो होगी इस डायरेक्शन में, क्यों क्लोज कर दें, ये करंट फ्लो होगी इस तरह से। तो हम देखेंगे डिफ्लेक्शन जो था पहले यहाँ से ऐसे हुआ, अब डिफ्लेक्शन जो होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि भाई कंपास नीडल में जो डिफ्लेक्शन हुआ है वो पहले से अब अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। इस ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट से ये बात क्लियर हो जाया करती है कि जब तक किसी भी वायर में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही थी तब तक वहाँ पर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के अलावा कोई और मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी। लेकिन अगर हम लोग किसी भी वायर में करंट फ्लो कराते हैं तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाया करती है। और आप देखिए कि अगर मैंने करंट की डायरेक्शन चेंज कर दिया, अपोजिट कर दिया, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन भी अपोजिट हो जाया करती है। इसका मतलब ये हुआ कि करंट कैरिंग वायर यानी किसी भी जगह पर अगर करंट फ्लो हो रही है तो वो एक सोर्स है मैग्नेटिक फील्ड का। जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसका मैग्नीट्यूड और जो डायरेक्शन है वो डिपेंड करेगी करंट के मैग्नीट्यूड और करंट की डायरेक्शन पर। अगर हम लोग हैवी करंट फ्लो कराएंगे तो आप देखेंगे डिफ्लेक्शन जो होगा वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, डिफ्लेक्शन का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। और अगर डायरेक्शन चेंज करेंगे तो डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। इसका मतलब देखिए एक इम्पॉर्टेंट बात पता लगती है हमको ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट से कि आप जानते हैं कि कहीं पर अगर कोई चार्ज है तो चार्ज, स्टेशनरी चार्ज, एक सोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड का। कहीं पर स्टेशनरी चार्ज है तो उसके आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। लेकिन अगर वही चार्ज मूविंग चार्ज है, अगर वहीं पर चार्ज फ्लो हो रहा है, एक कांस्टेंट स्पीड से अगर चार्ज फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब करंट फ्लो हो रही है। अगर मूविंग चार्ज है कांस्टेंट स्पीड से तो वहाँ पर इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट है। और इलेक्ट्रिक करंट सोर्स का है मैग्नेटिक फील्ड का। तो दो बातें होती हैं, अगर चार्ज स्टेशनरी है तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अगर चार्ज मूविंग चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी ही क्योंकि चार्ज है, और उसके साथ साथ एक मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो जाएगी। ध्यान देने की बात है, ठीक है, दोनों फील्ड प्रोड्यूस होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी। एक बात बता दूं आपको एडवांस में कि अगर चार्ज का एक्सेलरेटेड मोशन होता है कहीं पर तो फिर वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस हो जाया करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी से वेरी करती हैं। ये नेक्स्ट सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे। तीन बातें यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर कहीं पर स्टेशनरी चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स है, कहीं पर मूविंग चार्ज विद कांस्टेंट वेलोसिटी तो आप देखेंगे कि वो सोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड का भी और मैग्नेटिक फील्ड का भी। कहीं पर चार्ज का एक्सेलरेटेड मोशन है तो वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होगी वो प्रोड्यूस होगी, इसमें से एनर्जी एमिट होगी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट आर्टिकल है बायो-सावर्ट लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है बायो-सावर्ट लॉ। बायो-सावर्ट लॉ ये बताता है कि किसी भी करंट कैरिंग वायर या करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से किसी भी पॉइंट पर
हम कैसे ऑब्टेन करेंगे मैग्नेटिक फील्ड। मान लीजिए कि आपके पास ये एक काफ़ी लेंथी वायर है, ये वायर है एक्स वाई, ये एक वायर है। तो अगर किसी भी पॉइंट पर आपको निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड, मान लीजिए कि मैं आपसे कहूँ भाई इस पॉइंट P पर आप लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालिए, इसमें करंट फ्लो हो रही है, इस डायरेक्शन में ये करंट फ्लो हो रही है। तो आपको बताया था ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट में कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाया करती है। तो अब मेरे पास ये एक सेक्शन है, ये एक वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रही है इस डायरेक्शन में। तो मुझे इस पॉइंट पर निकालना है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो जैसे हम लोग अब तक करते आए हैं वही काम करेंगे कि इस बड़े से करंट कैरिंग एलिमेंट को, करंट कैरिंग वायर को बहुत स्मॉल सेगमेंट में डिवाइड कर लेंगे। तो बायो-सेवर्ट लॉ जो है वो स्मॉल सेगमेंट के लिए है। मान लीजिए कि एक स्ट्रेट पोर्शन, ये आप देखिए कि ये पोर्शन मैंने लिया, एक स्मॉल पोर्शन है, ये पोर्शन है, और ये पोर्शन सपोज़ ए बी, ये एक पोर्शन है और इसमें करंट फ्लो हो रही है इस डायरेक्शन में, इसे हम करंट कैरिंग एलिमेंट कहते हैं, इसमें करंट फ्लो हो रही है आई। तो हम लोग इसका जो मिड पॉइंट है, जो ये मिड पॉइंट है, ये वाला मिड पॉइंट से ज्वाइन करेंगे पॉइंट P को, ये ज्वाइन करेंगे। मान लीजिए कि ये डिस्टेंस है r, या अगर पोजीशन वेक्टर की बात करेंगे तो वेक्टर r इज इक्वल टू स्मॉल r, ये होगा। एंगल बिटवीन दिस करंट कैरिंग एलिमेंट एंड द लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ दिस करंट कैरिंग एलिमेंट टू द पॉइंट P इज एंगल थीटा, ये एंगल थीटा है, ठीक है। अब और जो इसकी लेंथ है, इस करंट कैरिंग एलिमेंट की जो लेंथ है, ये जो लेंथ है ये है DL, बहुत ज़रा सी लेंथ है DL। इसमें मैं आपको बता दूं एक बात कि यहाँ पर I अलग है, DL अलग है। DL की डायरेक्शन कौन सी है? ये डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है। तो यहाँ पर जो I इंटू DL होता है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, I DL वेक्टर, इसे हम कहते हैं करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट, ये इसको कहते हैं। तो इस करंट एलिमेंट की वजह से किसी भी पॉइंट पर यहाँ पर हमें निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले मैंने जो आपको लॉस बताए थे उन लॉस को इस्तेमाल करेंगे। तो लॉस को इस्तेमाल करके हम पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि या तो DL कहूँ इस एलिमेंट को, या डेल्टा L कहूँ, ऐसे ही IDL कहूँ या I इंटू डेल्टा L कहूँ, तो एक ही बात है, उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो अगर छोटे से करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से, AB की वजह से, अगर पॉइंट P पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, सबसे पहला काम हम ये करेंगे, डायरेक्शन निकालेंगे। क्योंकि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जब लगाएंगे, यानी कि जितने भी करंट कैरिंग एलिमेंट हैं, जैसे आपने डिवाइड कर दिया इसको बहुत सारे करंट कैरिंग एलिमेंट्स में, तो उन सब की वजह से आप अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे और फिर उसका वेक्टर सम करेंगे। बिकॉज जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी हुआ करती है। तो सबसे पहला काम ये है कि हम डायरेक्शन निकालें। तो डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड पाम रूल फर्स्ट का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। राइट हैंड पाम रूल फर्स्ट आप जानते हैं, ये राइट हैंड पाम रूल फर्स्ट है, कल बताया था। ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, ये जो फिंगर्स हैं ये इंडिकेट कर रही हैं उस पॉइंट डायरेक्शन को जिस पॉइंट पर हमें निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड। तो आप देखिए करंट ये है और पॉइंट ये है, तो इनवर्ड यहाँ पर जो पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, जिसको हम DB कहें, DB वेक्टर कहें या डेल्टा B वेक्टर कहें, एक ही बात है, तो वो इस डायरेक्शन में आएगी, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूँ भाई ये पॉइंट यहाँ नहीं होता, ये पॉइंट P डैश यहाँ होता, अगर हम आपसे कहें भाई ये पॉइंट जो है ये है P डैश, ये इस तरफ है, तो इस पॉइंट पर भी निकाल सकते हैं। अगर यहाँ निकालना होता तो आप लोग इस करंट कैरिंग एलिमेंट के मिड पॉइंट को इससे ज्वाइन करते। ज्वाइन करने के बाद ये मान लीजिए कि वेक्टर R डैश, डिस्टेंस वही आती R। अगर ये एंगल निकाल रहे हैं आप लोग, ये एंगल थीटा आता। तो आप देखें मेन बात जो है वो डायरेक्शन की है। अगर हम यहाँ पर लगाएंगे डायरेक्शन, राइट हैंड पाम रूल फर्स्ट लगाएंगे, तो आप देखेंगे करंट की डायरेक्शन ये पॉइंट इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो आएगी, मैंने बताया था कि अगर डॉट लगाया है आप लोगों ने तो नॉर्मली अपवर्ड यानी आउटवर्ड डायरेक्शन में आएगी। तो यहाँ पर जो DB
डैश या डी बी निकल के आएगा या डेल्टा बी आएगा, डेल्टा बी वो आएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, ये होगा। बायो सवर्टी बताते हैं इस लॉ के अकॉर्डिंग ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आप देख रहे हैं डी बी या डेल्टा बी कुछ भी, तो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। जो डी बी है वो इन बातों डिपेंड करता है, पहली बात कि डेल्टा बी डिपेंड करता है आई पर, करंट की इंटेंसिटी पर, डेल्टा बी डिपेंड करता है डेल्टा एल पर, इस करंट कैरिंग एलिमेंट की कितनी लेंथ है इस पर डिपेंड करता है। तीसरी बात ये डिपेंड करता है जो करंट कैरिंग एलिमेंट है इसके मिड पॉइंट को पॉइंट पी से ज्वाइन करने वाली लाइन और करंट कैरिंग एलिमेंट के बीच जितना एंगल बनता है उसके साइन पर डिपेंड करता है। डेल्टा बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। और फोर्थ फैक्टर ये है कि डेल्टा बी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। जो करंट कैरिंग एलिमेंट है उसकी जितनी डिस्टेंस है इस पॉइंट से उसकी डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप लोग इन सब फैक्टर्स को मिला लेते हैं तो आप देखेंगे कि डेल्टा बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। या डेल्टा बी इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाएंगे और वो कांस्टेंट होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये है। यहाँ पर जो म्यू नॉट है ये एक कांस्टेंट होता है जिसे हम कहते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, इसके बारे में बात करेंगे बाद में। तो आप देखिए ये होती है, ये पूरा कांस्टेंट होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये निकल के आता है बायो सेवर्ट लॉ। आप देखिए कि अगर आपको इसको लेना है दूसरी फॉर्म में, डी बी फॉर्म में लेना है, तो आप लिख सकते हैं इसको कि इसी तरीके से जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो आएगा कि डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये निकल के आएगा। ये एक ही फॉर्मूला है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इस बात से। यह है, देखिए फॉर्मूला निकल के। अगर आपको चाहिए वेक्टर फॉर्म में तो हम वेक्टर फॉर्म में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से तो आप लोग देखिए कि डेल्टा बी या डी बी जो निकल के आ रहा है ये केवल उस मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है जो पॉइंट पी पर या पॉइंट पी डैश पर प्रोड्यूस हो रहा है। अगर आपको इसका वेक्टर फॉर्म चाहिए तो हम वेक्टर फॉर्म निकाल सकते हैं। आप देखिए यहाँ से अगर हम चलते हैं तो आप देखेंगे कि डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल, यहाँ पर आर से मल्टीप्लाई करिए इंटू आर इंटू साइन थीटा, और अपॉन नीचे भी आर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आर स्क्वायर इंटू आर, ये हो जाएगा। तो डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल आर साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। आपको ध्यान होगा कि अगर कहीं पर लिखा है कि ए क्रॉस बी, अगर दो वेक्टर ए क्रॉस बी हैं जिनके बीच का एंगल है थीटा, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ ए क्रॉस बी होता था ए मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर लिखा हुआ है कि आई डी एल इस डायरेक्शन में है, वेक्टर आर इस डायरेक्शन में है, एंगल बिटवीन देम थीटा। तो आप देखिए कि इन वेक्टर फॉर्म तो डी बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये हो जाएगा आई डी एल वेक्टर करंट एलिमेंट क्रॉस वेक्टर आर अपॉन मॉड ऑफ आर क्यूब, ये इसका वेक्टर फॉर्म है।
आपको याद होगा कि A क्रॉस B की डायरेक्शन निकालते थे वेक्टर मेथड से, वैसे निकाल सकते हैं। देखिए आपको याद दिला दूँ, राइट हैंड स्क्रू रूल, वेक्टर प्रोडक्ट का राइट हैंड स्क्रू रूल याद होगा आप लोगों को। राइट हैंड स्क्रू रूल ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। कि अगर ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है, अगर ये वेक्टर है A और ये वेक्टर है B और एंगल उनके बीच क्या है, थीटा, आपको निकालना है A क्रॉस B। कैसे निकालते थे, यहाँ पर हम लोग एक रखते थे स्क्रू ड्राइवर और घुमाते थे A से B की तरफ। ये जब ऐसा करके ऐसे घुमाएंगे ये, तो आप देखेंगे स्क्रू रखा हुआ यहाँ पर वो खुलेगा, तो वो होगा नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन में। ये तो A क्रॉस B ये जो हुआ नॉर्मली आउटवर्ड, या आउटवर्ड ही लिखो, आउटवर्ड मतलब नॉर्मली आउटवर्ड ही है, तो ये आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। और अगर हम B क्रॉस से निकालेंगे, अगर हम ऐसे निकालेंगे तो B क्रॉस से बंद होगा स्क्रू, यानी इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। ये आपको याद दिलाने के लिए है। तो अगर मैं इस रूल का इस्तेमाल यहाँ पर करूँ कि अगर मुझे निकालना है इस पॉइंट पर, तो यहाँ पर ये है IDL और ये है वेक्टर R, यहाँ पर रखूँ स्क्रू ड्राइवर और घुमाऊँ IDL क्रॉस R इस तरह से, तो आप देखेंगे कि स्क्रू बंद होगा, यानी इनवर्ड डायरेक्शन में आया। ठीक है। और अगर मुझे निकालना है यहाँ पर, तो IDL इस डायरेक्शन में, क्रॉस R इस डायरेक्शन में, घुमाऊँगा ऐसे ये, तो आप देखेंगे स्क्रू खुलेगा आउटवर्ड डायरेक्शन में। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपने देखा कि यहाँ पर जो म्यू नॉट था ये कांस्टेंट था, और जो कांस्टेंट है इसे हम कहते हैं परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम। यूनिट 1 में हमने परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस पढ़ा था, एप्सिलॉन नॉट। तो आज हम लोग एक रिलेशन फॉर्म करेंगे इन दोनों कांस्टेंट में। आप देखिए यहाँ पर जो ये कांस्टेंट है ना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसकी वैल्यू 10⁻⁻7 न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, मैं कहीं लिख दे रहा हूँ कि इसकी वैल्यू कितनी होती है। इसकी वैल्यू देखिए, लिख रहा हूँ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इजिकल 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है। ये आप लोग याद रखिएगा इस बात को। रिलेशन निकाल रहे हैं। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट। ये रिलेशन हमें निकालना है इसके बीच में। आप देखिए, मैंने बताया आप लोगों को कि वी हैव म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसके लिए 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। यहाँ से अगर मैं निकालूँ म्यू नॉट तो हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, इक्वेशन 1 ये हो जाएगा। ऐसे ही अगर मुझे निकालना है एप्सिलॉन नॉट तो निकाल सकता हूँ। आप लोग देखें, एंड वी हैव यूनिट 1 में पढ़ा था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू कितना होता है, 9 इंटू 10⁻⁹ ये होता है। और इसकी यूनिट आपको ध्यान होगा कि होती है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। यहाँ से अगर आप जैसे कि यहाँ से निकाला मैंने 4 पाई, यहाँ से निकालूँ मैं एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁻⁹, ये यूनिट उल्टी हो जाएगी, यानी कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर।
ये हो जाएगा। अगर मुझे 4 पाई देखिए 1/, में यहाँ पर 4 पाई ऊपर है, मल्टीप्लाई कर दूँ मैं म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट को, तो रिलेशन मिलेगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, मल्टीप्लाई कर दें तो होगा म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 मल्टीप्लाइड बाई 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁻9, ये हो जाएगा 4 पाई से ये 4 पाई कैंसिल होगा। और आप देखिए यूनिट को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर है न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर और यहाँ पर है कूलाम्ब स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो आप देखिए न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, इसको ले 10⁻7 है माइनस का, इसको ले नीचे प्लस का हो जाएगा 1/9 इंटू 10⁻7 और 9 16, ये हो जाएगा। यहाँ है कूलाम्ब, कूलाम्ब Q इज इक्वल टू IT, तो एम्पियर, कूलाम्ब मतलब होता है एम्पियर और T का मतलब सेकेंड, तो एम्पियर स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि कूलाम्ब का स्क्वायर है ना, कूलाम्ब मतलब एम्पियर इंटू सेकेंड, तो उसका स्क्वायर, तो एम्पियर स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ लिखा है एम्पियर स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर। एम्पियर स्क्वायर से एम्पियर से कैंसिल हो जाएगा, तो होगा म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/9 10⁻16। और आप देखिए इसको लेके आओ नीचे, तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप अगर गौर से देखें तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो ये जो होता है ये सोचेंगे हम लोग और लिखेंगे, इस डायरेक्शन में वर्क करेंगे कि म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, इसका होल स्क्वायर, और म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ये होता है 1/c स्क्वायर, वेयर c जिसको हम कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, ये होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये रिलेशन निकल के आता है कि म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/c स्क्वायर, या तो आप ये कहो, अदरवाइज़ आप कह सकते हैं कि अंडरवुड म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/c। तो कोई भी रिलेशन आप इसमें से चूज़ कर सकते हो, ये रिक्वायर्ड रिलेशन है। बायो-सावर्ट लॉ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉ है, इसके एप्लीकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, एग्जामिनेशन में इसके एप्लीकेशन लगातार, ये लॉ भी आता है और इसके एप्लीकेशन भी आते हैं, इसलिए ठीक तरह से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो हमारे पास जो होगी उसमें हम लोग बायो-सावर्ट लॉ के एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप याद करिए। तब तक के लिए बाय बाय।